होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। राम राम, नमस्कार। आप सभी मेरा यही कहना है कि आप मेरे साथीगण बन जाइए, मेरे दोस्त बन जाइए, मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए और ध्यान दीजिए। जैसा कि हम अपनी सीरीज़ में आज तीसरा पार्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट को बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शेयर मार्केट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फिर उसमें आगे क्या हुआ, मतलब स्टार्टिंग हुई थी तो क्या हुआ था, फिर कब हुई थी, कैसे हुई थी, हमारे बीएससी कैसे बना, एनएससी कैसे बना, सेबी कैसे आया, फिर उसमें ब्रोकर कैसे आए, ब्रोकर का रोल क्या होता है ब्रोकर, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब हम क्या समझने जा रहे हैं, अब हम आज समझने जा रहे हैं मार्केट में जैसे भी किसी भी शेयर को हम देखते हैं, कोई भी शेयर होगा तो वो ऐसे कैंडल बनाता है ना, ऐसे कैंडल बनाता है, कभी ऐसे बना देता है, कभी ऐसे बना देता है, कभी ऐसे पूरी भरी हुई कैंडल बना देता है। तो ये होती क्या है, ये कभी लाल कलर की हो जाती है, कभी हरे कलर की हो जाती है, ये होती क्या है और ये क्यों होती है। मतलब बेसिकली जो शेयर में फ्लक्चुएशन होता है भाव में, जैसे ऐसे ऐसे करके आता है ना भाव, कभी 100 रुपये हुआ, कभी 101 रुपये हो गया, कभी 101.50 हो गया, कभी 100 रुपये पॉइंट 90 पैसा हो गया। तो ये होता क्यों है, कैसे होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि एकदम से शेयर का भाव ऐसे ऐसे करके खूब ऊपर बढ़ जाता है, कभी ऐसा होता है कि धमाधम नीचे आता है। तो मतलब ये होता क्यों है, मेन बात ये है, समझने की बात ये है कि जब किसी भी कंपनी ने ऑफरिंग कर दी, पब्लिक ऑफरिंग कर दी, आईपीओ लेके आ गई, उसने लिस्टिंग करवा ली अपनी कि भैया हम इतना पैसा मार्केट से उठा रहे हैं आईपीओ के ज़रिए और अब हम शेयर को पब्लिक कर रहे हैं, मतलब हमारी जो प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा हम पब्लिक को दे रहे हैं, वो हमारे से शेयर खरीदे और अपना प्रॉफिट और हमारे साथ में अपना प्रॉफिट और लॉस बनाए। ठीक है, तो वो होता क्यों है, मेन रीज़न ये है कि अगर मान लो शेयर का, किसी भी शेयर का भाव ऐसे ऐसे करके जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और अगर ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ज़रूरी बात पहले तो हम ये कर लेते हैं, फिर कैंडल की बात करेंगे, चार्ट क्या है, कैंडल क्या है, ये फिर हम बाद में बात करें। तो आपने, अगर आप लोग ने किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स भी मत पढ़ो, आपने एक शब्द पढ़ा हो, सुना होगा कहीं से, मांग और पूर्ति, दो वर्ड आपने पढ़े होंगे, मांग और पूर्ति, है ना। मतलब डिमांड और सप्लाई, इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं, डिमांड, मांग को क्या बोलेंगे डिमांड और पूर्ति को क्या बोलेंगे सप्लाई। डिमांड और सप्लाई आपने सुना होगा, मतलब क्या होता है कि जैसे अभी क्या चल रहा है, सर्दियों का सीज़न, अभी सर्दियों के सीज़न में हमारे इधर एमपी साइड में ज़्यादातर क्या मिलेगा आपको, मिलेंगे संतरे, है ना, संतरे मिलेंगे, बेर मिलेंगे, मतलब सीजनल फल की बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, जाम फल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, जाम फल मिलेंगे। उसके बाद में आपको और क्या सीजनल फल मिलेंगे, गाजर मिलेगी, मूली मिलेगी, हरे पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा मिलेंगी, जैसे मेथी है, पालक है, ऐसे बहुत सारे मतलब सीजनल जो होते हैं वो चीज़ें मिलती हैं। तो जब ये सीजनल आइटम आते हैं तो फिर क्या होता है मान लो ये तो अभी सीज़न का समय है, अभी क्या है, इन सब चीज़ों का सीज़न है। पर अगर जैसे आम की बात करें आप, तो आम का फल अगर इस सीज़न में मिलेगा तो क्या मिलेगा, थोड़ा महंगा मिलेगा। क्यों मिलेगा इस सीज़न में, अगर मिला भी तो महंगा क्यों मिलेगा, क्योंकि उसकी मांग क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। मांग क्या रहेगी, जैसे आम आएगा, शुरू में जब आम आता है तो मांग तो उसकी ज़्यादा रहती है, जो भी देखेगा कि यार आम है तो हर आदमी खरीदने की कोशिश करेगा। पर मांग ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका भाव थोड़े महंगे होंगे, और मांग ज़्यादा है पर क्या पूर्ति कम है, मतलब उसकी क्या पूर्ति कम है। पूर्ति मतलब क्या होता है, अब थोड़ा सा अपन मांग और पूर्ति को समझ लेते हैं। जैसे कि कहीं पे 50 लोग हैं ना, 50 लोग हैं, अब 50 लोग को डेली का कितना खाना चाहिए, मान लो 100 ग्राम रोज से, 100 ग्राम पर व्यक्ति से अगर आपको चाहिए तो 50 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 5000।
5000 ग्राम मतलब कितना, 5 किलो अनाज डेली चाहिए। 5 किलो अनाज डेली चाहिए तो क्या मतलब, और है कितना अनाज, 5 किलो अनाज डेली चाहिए पर है कितना, 4 किलो। है कितना अनाज, 4 किलो अनाज है। 1 किलो शॉर्ट पड़ रहा है, मतलब मांग तो 5 किलो की है पर पूर्ति कितनी है, 4 किलो। तो फिर क्या होगा, फिर जिसके पास में वो 4 किलो है, जिस व्यक्ति के पास में वो 4 किलो अनाज है, वो क्या करेगा, मान लो मेरे पास में 4 किलो अनाज है, तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि मांग तो 5 किलो की है पर मेरे पास 4 किलो, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा महंगा कर दूँगी। मेरा जो 5 किलो अनाज है उसको मैं थोड़ा सा महंगा कर दूँगी, और महंगा करके मैं, मान लो ये अनाज गेहूँ मेरे 20 रुपये किलो हैं, तो मैं क्या करूँगी कि यार अभी इनके पास में, इनको ज़रूरत तो 5 किलो की पर मेरे पास 4 किलो है, तो मैं क्या करूँ, मैं अपना थोड़ा सा भाव बढ़ा दूँ, तो मैं 25 रुपये किलो दूँगी इनको। उनको पता है क्योंकि 5 ही किलो है, 5 किलो की ज़रूरत है पर 4 ही किलो है, तो वो 25 रुपये किलो में भी उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कि आम का सीज़न स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग के सीज़न में जब स्टार्टिंग होती है तो आम थोड़े महंगे होते हैं, पर जैसे जैसे पूर्ति, जैसे मांग तो उतनी है 5 किलो की, पर है भी 4 किलो, तो क्या महंगे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो 5 किलो, मतलब 1 किलो का जो गैप है वो फिल हो जाएगा, तो बराबर में रेशो में आ जाएगा। और धीरे धीरे करके जब ऑफ सीज़न होता है, जब मैंगो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा खचाखच लपालप भरा जाते हैं मार्केट में, तो क्या होता है, आम के भाव थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं। शुरू में मान लो आम 50 रुपये किलो, एक नॉर्मल है ना, शुरू में आम 50 रुपये किलो है, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे वो 40 रुपये, 30 रुपये, और कभी कभी तो 20 रुपये किलो भी मिल जाएंगे आपको। बल्क में अगर आप खरीदोगे तो 20 रुपये किलो तक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ कि 50 रुपये से ये हो गया 20 रुपये 30 रुपये में क्यों मिला, क्योंकि मांग के हिसाब से पूर्ति ज़्यादा हो गई है। मतलब मांग तो 5 किलो की थी पर हो गया कितना, 6 किलो 7 किलो अनाज। अब 6 किलो 7 किलो अनाज हो गया तो उसको क्या करेंगे, वो थोड़ा सस्ता कर देंगे, सस्ता करके बेचेंगे, क्योंकि मांग ज़्यादा नहीं है, पूर्ति ज़्यादा हो गई है। तो अब क्या, खपाना तो है ना माल को, तो वो थोड़ा रेट कम कर देते हैं। तो जैसे मांग ज़्यादा रहेगी ना, मांग जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, भाव में बढ़ोतरी होगी, मतलब महंगा होगा। मांग बढ़ी है और पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेगा, और जैसे मांग कम होगी और पूर्ति बढ़ जाएगी, मतलब उत्पादन बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, भाव कम होने लगेगा। इसी प्रकार से शेयर में भी यही फंडा होता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का फंडा शेयर में भी होता है। जैसे कि मैंने किसी कंपनी, मान लो दिवालियों का सीज़न चल रहा है ना, दिवालियों के सीज़न में सर क्या, कपड़े ज़्यादा खरीदे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा खरीदे जाते हैं, उसके बाद में ज्वेलरीज वगैरह खरीदी जाती है। तो उस समय जो भी इन चीज़ों में डील करेगा, जो भी कंपनी है, जो भी टेक्सटाइल कंपनी है, वो अपने कपड़े बना रही है, मतलब वो अच्छे ब्रांडेड कपड़े या कोई से भी कपड़े, जो भी टेक्सटाइल कंपनी है उसका शेयर मान लो लिस्टिंग में, क्योंकि उसके पास में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, उस समय क्या है, उसके पास में मांग बढ़ रही है और पूर्ति कम पड़ रही है, तो क्या करेगा, फिर उसका उस समय शेयर का भाव बढ़ने लगेगा। जैसे ही मांग बढ़ने लगेगी तो शेयर का भाव क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और जैसे ही मांग एक जगह पे आके फिर क्या हो गया, पूर्ति खत्म हो गई, मतलब वहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। रेट बराबर इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे क्या है, मांग भी उतनी है और पूर्ति भी उतनी। फिर क्या होगा, फिर जैसे पूर्ति बढ़ने लगेगी फिर उसका रेट नीचे गिरने लगा। इसी प्रकार से कि जैसे डिमांड से मार्केट में, जैसे कहीं डिमांड से मार्केट चला, जैसे ही अनाज की डिमांड बढ़ी है, किसी भी जिस भी कंपनी का शेयर है उसकी डिमांड बढ़ने लगी तो उसका भाव ऊपर उठने लगा, और जैसे ही उसकी डिमांड पूरी होने लगी, मतलब वो सप्लाई में जाए, तो फिर वो वहाँ से क्या, नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, आगे मैं समझ क्यों हो रहा है शेयर का भाव बढ़ रहा है, क्योंकि वो डिमांड में है। किसी भी चीज़ की डिमांड होती है, जो आदमी, मान लो किसी की शादी होती है, आप और अच्छे तरीके से मान लो किसी की शादी हो रही है, तो उस दिन चाहे वो आदमी बाकी पूरे जीवन भर उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसे पूछता नहीं है, जानता नहीं है, पर अगर वो दूल्हा बना है या दुल्हन बनी है तो उस दिन उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। हर कोई क्या करेगा, दूल्हे के साथ में सेल्फी लेनी है, दुल्हन के साथ में सेल्फी लेनी है, तो उसकी क्या उस दिन डिमांड है। बाकी भले अनदर दिन उसके डिमांड हो या ना हो, पर उस दिन क्या उसकी डिमांड है, तो उस दिन उसके साथ में सेल्फी लेंगे, फ़ोटो लेंगे, उसके भाव ताव ज़्यादा करेंगे, उसको ज़्यादा पूछताछ करेंगे। उसी प्रकार से शेयर की डिमांड है। अगर मान लो किसी भी कंपनी के शेयर की डिमांड है, तो जैसे ही डिमांड आएगी, जैसे ही डिमांड होगी,
वो क्या शेयर क्या ऊपर की ओर भागने लगेगा। जब ज़्यादा लोग किसी भी एक आदमी को पूछने लगते हैं तो फिर वो क्या होता है, फिर वो आदमी घिरने लगता है, और घिरने लगता है तो मतलब वो क्या, लोगों की पहुंच से दूर होने लगता है। उसी प्रकार से जैसे ही शेयर में मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, या शेयर में लोगों का इंटरेस्ट कब बढ़ेगा, किसी भी कंपनी के शेयर में इंटरेस्ट कब बढ़ेगा कि भैया जो मतलब इन्वेस्टर होते हैं कि उनको स्कोप दिख रहा है कि ये फला फला कंपनी है, आज मान लो इसके शेयर 150 रुपये के, भविष्य में 250 रुपये पे जा सकते हैं। जैसे ही लोगों का 250 का में जाने के लिए इंटरेस्ट बढ़ा तो वो क्या करेंगे, 150 में अपनी एंट्री बनाने लगेंगे, 150 में उस कंपनी के शेयर खरीदने लगेंगे। और जैसे ही 150 में शेयर खरीदने लगेंगे फिर क्या करेंगे, शेयर में मूवमेंट आने लगी, वॉल्यूम आने लगा, पैसा आने लगा। तो जैसे ही पैसा आने लगा, वॉल्यूम आने लगी, मूवमेंट आने लगी, मतलब उसकी डिमांड बढ़ने लगी, वो क्या करेगा, ऊपर जाने लगेगा। फिर क्यों, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 250 तक जाएगा। जैसे ही 250 के आसपास आएगा, 230 तक भी आएगा, तो 230 से लोग क्या करने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा बुक करने लगेंगे। कुछ लोग 250 के लिए बैठे हैं, कुछ लोग ये सोचेंगे कि 230 तक आ गया है, अभी 20 आएगा या नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 30-40% लोग तो यहाँ से निकल जाएंगे। फिर थोड़ा डाउन जाएगा, फिर कुछ लोगों को लगेगा कि यार भैया ये अभी वो डाउन जाने लग गया है, फिर कुछ लोग निकलेंगे, फिर वो डाउन आने लगेगा। मतलब जैसे ही उसमें से लोगों का निकलना चालू होगा, मतलब वो फिर उसका भाव गिरने लग गया। मतलब जैसे ही दूल्हे की शादी हो रही है तब तक ही दूल्हा डिमांड में है, भैया उसके साथ में सेल्फी वेल्फी ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जैसे ही शादी हो गई, दूल्हा खत्म हो गया, बारात लग गई, दुल्हन आ गई घर, फिर क्या दूल्हे की डिमांड बचेगी, क्योंकि वो तो डिमांड में कब तक था, जब तक वो दूल्हा था। डिमांड में जब भी तक था जब तक वो दूल्हा था। जैसे ही दूल्हा गेस्ट में शादी हो गई, खाना वाना खिल गया, सब हो गया, फिर क्या गेस्ट लोग जाने लग गए, फिर लोग कम पड़ने लग गए, फिर उसकी क्या डिमांड कम होने लगी। ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि वैसे ही जैसे ही दूल्हा सारी चीज़ें खत्म हो गई, पूरे रस्मों रिवाज, पूरी दुल्हन वगैरह सब आ गई अपने घर, और जैसे ही मेहमान जाने लगे, दूल्हे की डिमांड खत्म होने लगी, क्योंकि दूल्हा अब है नहीं, बचा नहीं दूल्हा। उसका जो मेन मोटिव था कि जो 250 वाला मोटिव था वो पूरा होने लग गया, पूरा हो गया है। तो अब क्या होगा, जैसे पूरा होगा लोग बाग जाने लगेंगे, दूल्हे की डिमांड खत्म होने लगेगी। आ गई बस। मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की कि भैया डिमांड और सप्लाई है क्या। जैसे ही किसी भी व्यक्ति या मतलब किसी भी कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा, वैसे ही उस कंपनी के शेयर क्या होंगे, ऊपर जाने लगेंगे। और जैसे ही उनका टारगेट पूरा हो जाएगा, जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री बनाई थी कि उनका टारगेट यहाँ तक का था, तो वो लोग क्या जैसे ही उसमें से निकलने लगेंगे, फिर उसकी डिमांड खत्म होने लगेगी, फिर वो नीचे आने लगेगा। फिर कुछ लोगों को फिर इंटरेस्ट आएगा कि यार ये इस जगह से फिर ऊपर जा सकता है, फिर ऊपर जाने लगेगा। इसी प्रकार से होता है कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर में ऐसे ऐसे करके मूवमेंट आती है। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी कि शेयर मार्केट में मूवमेंट कैसे आती है, ठीक है। अब ये तो आ गई आपको डिमांड और सप्लाई वाली बात समझ में कि भैया जब मार्केट में मैंने यहाँ से एंट्री बनाई है मेरी 150 से, और मुझे 250 तक जाना है, जैसे 250 के आसपास आएगा मैंने अपनी एंट्री निकाल ली। मैंने क्या, सभी ने अपने अपने जो 250 का टारगेट लेके बैठे थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करा, मार्केट नीचे आने लग गया। फिर किसी ने यहाँ पे फिर एंट्री बनाने की सोची कि अब आ गया है ये, अब मैं 250 पे तो बाय नहीं कर सकता था। फिर मैंने सोचा कि यार अरे फिर आया है 200 के करीबन में, फिर मैंने अपनी एंट्री बना ली, फिर मार्केट ऊपर जाने लग गया। मतलब मैंने नहीं, मतलब पब्लिक का फिर इंटरेस्ट आने लगा, अरे ये 250 जाके आया था, अभी पर 200 के पास में है, मैं चाहूँ तो अपनी एंट्री बना लूँ। अब जैसे ही वो लोग, कुछ लोग फिर इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे, फिर दूसरे लोग इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे, फिर ऐसे करते करते फिर ये ऊपर जाएगा, फिर 250, क्योंकि अभी 250 टच करके आया है तो सभी लोगों की एंट्री 250 के लिए नहीं रहेगी। फिर वो क्या सोचेंगे, अरे इसने 6 महीने में 150 से 250 कर दिया था, तो अब ये 200 से कम 300 तो जाए। फिर उसका क्या ग्रोथ का, फिर वो 300 पे जाएगा, फिर अगेन उसमें 250 की एंट्री, 250 को क्रॉस करके फिर अपनी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, अब ये जरूरी, अब मेन बात कि क्या आप और हम, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इसको 150 से 200 तक ले जा सकते हैं क्या? 250 तक आप और हम लोग मुट्ठी भर लोग नहीं ले जा सकते इसको। 250 तक लेने के लिए क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है। मतलब इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या होता है कि जैसे कि
आपने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड वाले भी मतलब अपना पैसा किन्हीं कंपनियों में डालते हैं। उसके बाद में बाहरी विदेशीगत संस्थागत निवेशक भी हैं, और जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है जो अपना पैसा, जैसे LIC का होता है यूलिप प्लान। यूलिप प्लान में क्या होता है कि वो आप सबसे थोड़ा पैसा लेके मार्केट में पेमेंट अपना पैसा डालती है। तो शेयर मार्केट में जब वो पैसा डालती है तो वो किसी अच्छी कंपनी में जिसमें ग्रोथ उसको लग रही है उस कंपनी में अपना पैसा निवेश करती है, क्योंकि उसको पता है कि यूलिप प्लान में क्या होता है, मतलब वही शेयर मार्केट के जोखिम वाले सिस्टम होता है। अब उसने क्या करा, मान लो 150 पे मार्केट चल रहा है ना, कोई भी शेयर 150 पे चल रहा है। अब मेरे पास में तो कितने होंगे, मैं अपन करेंगे 10-20 लाख 50 लाख तक अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति किसी भी कंपनी में 50 लाख तक इन्वेस्ट करेगा, सिंगल व्यक्ति, ठीक। पर इंस्टीट्यूशन के पास में क्या होता है, पैसा ज़्यादा होता है। वो कितना करते हैं, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। अगर उनको ग्रोथ दिखेगी कंपनी में कि हाँ ये कंपनी में ग्रोथ है, मतलब उसको जब दिखने लग गया इसमें 250 का टारगेट दिखने लग गया, तो वो क्या करेंगे कि 100 रुपये की ग्रोथ है इसमें, तो वो अपना 2000 करोड़ लेके आएंगे यहाँ पे। 150 की रेंज में वो 2000 करोड़ में को बाय करने की कोशिश, वो क्या करेंगे 2000 करोड़ को एक साथ नहीं बाय करेंगे, वो सोचेंगे पहले 1000 करोड़ बाय कर देते हैं। पहले 1000 करोड़ जैसे इसमें डाला, मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आया, फिर थोड़ा कुछ यहाँ पे किसी ने कुछ लोगों ने एंट्री दूसरों ने बनाई होगी, उन्होंने अपनी एंट्री निकाल दी, उन्होंने अपना, तो ये क्या थोड़ा नीचे आएगा, फिर वो यहाँ से 1000 करोड़ डाल देंगे, और जैसे ही यहाँ से, क्योंकि अब उसके पास में हो गया 2000 करोड़, फिर वो धड़म से करके यहाँ पहुँच जाएगा। अब जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा, वो क्या करेंगे, यहाँ से कुछ अपना जो उनने जो उनकी एंट्री बनाई थी 2000 करोड़ की, उसमें से आधा या 1/3 उसमें से निकाल लेंगे। मान लो कि 2000 करोड़ डाले हैं तो 1500 करोड़ निकाल लिए। अब जैसे ही उन्होंने 1500 करोड़ निकाले, धम से मार्केट नीचे आ गया, फिर 200 के पास में। अब जैसे ही 200 के पास में आएगा, उन्होंने वो जो 15 करोड़ निकाले थे वो फिर उसमें डाल दिए, क्योंकि उन्होंने तो बुक कर लिया ना प्रॉफिट। 2000 करोड़ के 2000 करोड़ 15 करोड़ में इधर बना ही लिया था उसने, तो उनके पास में क्या है 500 करोड़ तो इसमें डाले हुए हैं। जैसे ही उसमें फिर 500 करोड़ उसने अलग निकाल के फिर 1500 करोड़ इसमें डाले, वो 300 पे पहुंच गया। मतलब हम लोगों से ये होता नहीं, इसी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इंस्टीट्यूशन जब बाय करती है ना, तब कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ी कंपनी या कोई भी, तो मार्केट में शेयर ऐसे करके मूव करता है। एक तो ये हो गया, एक ऑप्शन, एक तरीका तो ये हो गया कि एकदम से मार्केट में शेयर कैसे बढ़ता है। दूसरा, कोई अच्छी न्यूज़, जैसे कोई कंपनी हो गई, मान लो कोई कंपनी हो गई, एक अचार पापड़ की कंपनी, मान लो एक PNG करके, एक XYZ करके अचार पापड़ बनाने वाली कंपनी हो गई, है ना। अब ये अचार पापड़ बना रही थी, इसने मार्केट में अपना IPO डाल के इसने अपने शेयर की इसकी कीमत है 100 रुपये, है ना। ये अचार पापड़ बना रही है, कभी बहुत दिनों से इसमें इसके शेयर की कीमत चल रही है 100 रुपये के करीबन में। अब जैसे ही कुछ लोगों को पता चला, कहीं से न्यूज़ आई कि यार XYZ कंपनी को जो अचार पापड़ बना रही है, इसको 5000 करोड़ का, मतलब ऐसा कोई आप जरूरी नहीं है, 5000 करोड़ का इसको एक ऑर्डर मिल गया, बहुत बड़ा वाला ऑर्डर मिल गया। फिर क्या करेंगे, अरे यार 5000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, मतलब इसको तो प्रॉफिट होगा। तो फिर क्या करेंगे लोग, फिर इस कंपनी के शेयर को खरीदने की होड़ में लग जाएंगे। इंस्टीट्यूशन को भी पता चलेगा कि यार ये कंपनी में ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि इसमें 5000 करोड़ का निवेश आ गया, इसको मतलब काम मिल गया, मतलब ये काम करेगी तो उसको प्रॉफिट होगा, तो हम भी प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे। तो हम हिस्सा लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो फिर इसमें निवेश करना चालू कर देंगे। इंस्टीट्यूशन भी निवेश करेगा, लोग बाग भी निवेश करेंगे, सब जब इसमें निवेश करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसका शेयर ऊपर जाने लगा, फिर इसकी शेयर की भाव का पैसा जो रेट है वो ऊपर जाने लगा। जैसे ही मार्केट में शेयर का पैसा ऊपर जाने लगा, जिनका 100 रुपये का था, जो 100 रुपये पे बाय करे थे, उनको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा और मार्केट का में ऊपर जाने लगेगा। इसी प्रकार से फिर जैसे ही वो उनको 150 रुपये के करीबन में हो गया, उनका पूरा 50 रुपये उनका जो टारगेट था वो मिल गया, वो वहाँ से फिर बेच देंगे, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। मतलब पहला रास्ता तो क्या है, इंस्टीट्यूशन बाय करेगी तो एकदम से शेयर में फ्लक्चुएशन आएगा। इंस्टीट्यूशन कब बाय करेगी, जब उसके लिए कोई अच्छी सी न्यूज़ होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो XYZ कंपनी है अचार पापड़ की, इसको कोई ऑर्डर मिला था,
इसको कोई ऑर्डर मिला था या इसका कोई एमडी, वो जो उसमें मतलब कुछ ऐसा हुआ कि इस पर कुछ नेगेटिव खबरें आ गई कि यार इसको जो ऑर्डर मिला था ये कैंसिल हो गया है, तो फिर क्या, उस समय इसके भाव 100 रुपये पे चल रहे थे, तो जैसे ही बोला कि यार इसको ऑर्डर कैंसिल हुआ, अरे नहीं यार ऐसा नहीं हो जाए, कंपनी को जब ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो मतलब कोई दिक्कत है, तो फिर क्या करेंगे, लोग इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे, और निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर भाव गिरेगा। जब निकलने की कोशिश मतलब पब्लिक इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा तो फिर भाव गिरने लगेगा। तो मतलब मार्केट में निवेश क्यों आता है, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड मतलब न्यूज़ बेस्ड में मार्केट में वो आता है। अब जब आता है, पैसा आता है मार्केट में, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपको आ गया बात समझ में कि मार्केट में एकदम से भाव ऐसे क्यों बढ़ता है और ऐसे क्यों गिरता है। शेयर मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं जीरो हो गया, जीरो नहीं होता है कोई भी चीज़ कभी भी। मान लो जो कंपनी XYZ कंपनी बनी हुई है, ये कंपनी एकदम से डूबेगी नहीं डूबेगी, दिवालिया होगी नहीं होगी। पर अगर मान लो ये इसके रोज रेट गिर रहे हैं, इसके पास में रोज नेगेटिव खबरें ही आ रही हैं, इसके पास में कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, कोई अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो मतलब इसका क्या, फिर लॉस होना चालू हो जाएगा। लॉस होना चालू होगा तो मतलब ये क्या है, फिर धीरे धीरे करके गिरने लगेगी। जब इसका भाव, अगर अच्छी कंपनी है, इसके टेक्निकल्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर वहीं से कहीं से फिर इसमें कोई अच्छी खबर आएगी, फिर इसके भाव ऊपर जाने लगेंगे। तो इसी प्रकार से शेयर मार्केट में क्या होता है, भाव नीचे आते हैं जाते हैं, नीचे आते हैं जाते हैं। ऊपर नीचे का जो रेशो होता है, जो हमारा ऐसा 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 करके नीचे ऊपर नीचे का रेशो होता है, वो इसी प्रकार से बनता है। मतलब कोई न्यूज़ से बनेगा, कहीं डिमांड और सप्लाई से बनेगा। जब किसी भी कंपनी का डिमांड होगी या किसी भी चीज़ की डिमांड होगी तो उसका भाव ऊपर उठना है। उसी प्रकार से जो चीज़ हमने जिस कंपनी में निवेश किया है उसकी डिमांड है तो भी भाव हमारा ऊपर उठेगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके बाद में आपको सुबह का जो वीडियो मिलेगा वो एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, उसको भी आप थोड़ा अपना प्यार देवें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, राम राम।